गुड इवनिंग मिस। चलिए हिंदी है, हम हिंदी को बाहर निकालो। ओके ममता, न्यू एडमिशन। यस मिस। ममता देवकोटा, न्यू एडमिशन है क्या? नहीं मिस, हो गया 2 मंथ। नहीं यानी पिछले साल नहीं थे ना बेटा? हाँ इसी साल। हाँ हाँ वही, क्योंकि कुछ जाने पहचाने चेहरे, कुछ अनजाने चेहरे हैं, इसीलिए कुछ चेहरे तो है ही नहीं। बाकी सब बच्चे सो गए क्या? नो मिस। श्रेया क्या चल रहा है, कैसे लग रही स्टडी 10th की? इजी है थोड़ा। थोड़ा नहीं, इजी है। आप ध्यान दोगे तो एकदम इजी है, और 9th में ध्यान दिया होगा तो 10th एकदम इजी है। पर बेटा आप लोगों का 9th सही ढंग से हुआ नहीं, इसलिए अभी आपको 10th में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओके बेटा? देविका, ज्ञानेश्वरी। यस मिस। यस मिस। ओके, हाँ सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए, क्योंकि बेटा ये कोरोना की वजह से 9th स्टैंडर्ड में भी आपकी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है। इस वजह से अभी आपको 10th में अच्छे से ध्यान देना है। ओके बेटा? तो चलिए। यस मिस। हाँ, तो मैंने ग्रामर का आपको काल और वाक्य के प्रकार हो गए हमारे, राइट? हाँ यस मिस। हाँ, फिर उसके बाद हमारा लेसन नंबर 1 2 3। पहली कविता कौन सी थी? भारत महिमा। भारत महिमा। भारत महिमा। Then lesson number 2 Lakshmi. लक्ष्मी। Then lesson number लक्ष्मी। वारे हमदर्द। वारे हमदर्द। हाँ, तो ऐसे हमारे यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट हुआ है। यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं है, ऐसा कुछ है बेटा? नो मैम, समझा। नो मिस। ओके ओके। तो अभी आज ना मैं क्या करने वाली हूँ, जो अभी मैंने 2 दिन पहले केशव सर को पीडीएफ भेजा था जिसमें विराम चिन्ह काल वगैरह है, मिला क्या आप लोगों को? हाँ मिला। यस। हाँ, तो वही मैं आज आपको थोड़ा विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, अविकारी शब्द है, आज वो थोड़ा हम देखेंगे। ओके बेटा? हाँ बोलिए। ये सब ग्रामर बुक में लिखना है? बेटा लिखोगे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, ये मैंने तो आपको देखो, अभी मम्मी घर पे खाना बनाती है, राइट? खाना बना के आपको प्लेट में, थाली में परोस कर देती है। फिर आपको खाना नहीं खाना है वो आप पे डिपेंड करता है कि नहीं? अगर खाओगे तो पता चलेगा मम्मी ने कितना टेस्टी टेस्टी खाना बनाया है, राइट? नहीं खाओगे तो पता नहीं चलेगा। सो मैंने पीडीएफ तो भेज दिया है, पर लिखोगे, लिखने में क्या डाउट आ रहा है, लिखते समय पढ़कर लिखोगे, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है तो आप मुझसे पूछोगे, तो मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाऊंगी। समझा? अभी देखो, आपको स्कूल नहीं जाना, क्लासेस नहीं जाना, कुछ नहीं करना है, तो आपके पास समय तो काफी रहेगा, तो एक बार लिख दोगे तो आपको फायदे में रहेगा। ओके बेटा? समझा? बुक बनानी है? नहीं हिंदी का आगे लिख रहे हो ना, लेसन के क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो ना, जो मैं बता रही हूँ उसी हाँ। के पीछे पार्टिसिपेट करके कर दो ग्रामर सेक्शन। ओके? मैंने अलग बुक जितने भी नहीं हाफ पोर्शन करके बना दो ना। हिंदी का नोट्स बनाया है ना तुमने? मैम। यस यस। हाँ हाँ हाँ, आधा भाग मैम हिंदी लेसन का। के लेसन के मिडल पीछे पार्ट, एक साइड से convert हिंदी, एक करने साइड का। से ग्रामर। यस आप लोग ना पीछे मिडल पार्टीशन कर दो, आगे के हिस्से में पोयम लेसन्स लिखो, पीछे के हिस्से में ग्रामर लिखो। समझा? अभी वैष्णवी समझ में आ रहा है क्या? ओके? हाँ, तो जितना भी मैं ग्रामर का पीडीएफ आपको भेजती हूँ, आप एक बार लिख के रखो। ओके? तो आपको पढ़ने में भी अच्छा रहेगा, लिखते समय पढ़कर लिखो, क्या डाउट है, क्या समझ में नहीं आया तो वो भी आप मुझे पूछ सकते। ओके? तो चलिए आज मैं फिर आपको ग्रामर ही पढ़ा रही हूँ, और जिसमें है विराम चिन्ह वगैरह जो भी है, क्योंकि उस दिन मैंने चिन्हों के बारे में जानकारी दे दी। देन मैंने वारे हमदर्द का जो भाषा बिंदु है, व्याकरण का पोर्शन जिसमें था संज्ञा, वो मैंने छोड़ के रखा है, तो अभी हम संज्ञा पढ़ेंगे, उसके बाद वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझा बेटा?
हाँ Yes, तो miss. हाँ तो मैं ग्रामर का विराम चिन्ह का मैम पीडीएफ वो आपको शेयर ग्रामर करती का हूँ। एक ओके लेसन चलो लिख दिया है न्यू बुक में, क्या करने का हाँ, अभी? हाँ मैंने चलेगा। किया है। पहले बुक में पहले ही लिखा है, जो न्यू आपने बुक में लिखा लिखा ना। है। हाँ, तो फिर से हिंदी के नोटबुक में चलेगा ना लिखना बेटा। है। अगर हेलो आपके पास हाँ। अगर नोटबुक अवेलेबल है तो आप नई बनाओगे तो भी चलेगा, न्यू बनाओगे तो भी चलेगा। अगर नहीं है तो आप एक ही में 2 भाग बना के भी लिख सकते हो। ओके केवल आपको आपका लिखा हुआ समझ में आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ओके ओके बेटा ओके ओके मिस। हाँ चलिए तो मैं अभी ग्रामर पीडीएफ शेयर करती हूँ। ओके वन मिनट। एक मिनट है बेटा एक मिनट है बेटा मैं देखो हिंदी ग्रामर। हाँ दिखा। यस मिस। यस मिस। यस मिस। Yes. Yes. हाँ हाँ देखो दिख रहा है, विराम चिन्ह दिख रहा है बेटा। यस हाँ मिस। हाँ यस मिस। मिस दिख रहा है। ओ, दिख रहा है ना। हाँ तो देखो विराम चिन्ह में देखो पूर्ण विराम है, देन अर्ध अल्प विराम है, अर्ध विराम है, देन देखो प्रश्नवाची चिन्ह। हाँ, इसमें अधिबोधक। विस्मयवर्धक हाँ, एक हरा अवतरण चिन्ह है, दोहरा अवतरण चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, फिर देखो संक्षेप सूचक यानी संकेत सूचक भी कहते हैं, विवरण चिन्ह है, फिर कोष्टक है देखो जिसमें अर्ध कोष्टक दीर्घ कोष्टक भी है ना, अपूर्ण सूचक है, समाप्ति सूचक है, स्थान सूचक है, त्रुटि चिन्ह है, उपविराम है, देन प्रतिशत चिन्ह है ना, दिए है ना सारे चिन्ह। चलो यस। एक बार रीड करके बता देती हूँ मैं। अभी देखो यहाँ दिया है, सॉरी ये देखो विराम, विराम चिन्ह, विराम का अर्थ क्या है, ठहराव यानी रुकना। देखो इन चिन्हों का प्रयोग ज्यादातर कब होता है, जब हम पढ़ते हैं, है ना। ये देखो दिया है यहाँ, बोलते या लिखते समय भावों को स्पष्ट करना, बीच में कुछ स्थानों पर रुकना। ओके लिखते समय उन स्थानों पर जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, है ना। उचित स्थान पर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग न होने से कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अभी देखो किस तरह होता है, अभी ये देखो ये दो जो सेंटेंस है सेम टू सेम है, पर यहाँ अल्प विराम चिन्ह कहाँ लगाया है, उस वजह से दोनों वाक्यों का अर्थ अलग हो जाता है यानी मीनिंग बदल जाता है। देखो
रोको अल्प विराम मत दो। ओके, अभी दूसरे में देखो, रोको मत, बाद में दिया आने दो। पहले में लिखा है कि रोको यानी आने वाले को रोको, अंदर मत आने दो। और दूसरे में देखो वही सेंटेंस का अलग मतलब होता है, क्या होता है? रोको मत आने दो, है ना। यानी विराम चिन्ह का प्रयोग होने से कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो सकता है, तो अर्थ का अनर्थ होने से रोकने के लिए हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। ये देखो, उपयुक्त दोनों वाक्यों में से शब्द एक जैसे हैं, परंतु विराम चिन्हों में अंतर है, इसलिए दोनों वाक्यों में अर्थ अलग हो गए। इसलिए उदाहरण से आप विराम चिन्ह का महत्व समझ सकते हो, है ना। विराम चिन्ह लगाने से किस तरह से उसका अर्थ परिवर्तन होता है, ये समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? यस यस मिस। ओके ओके। यस मैम। हाँ, अभी देखो यहाँ हिंदी में इन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ओके, देखो पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो ज्यादातर आपको मालूम है कि जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं या वाक्य को पूर्ण करते हैं, तब उसके अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं ना। यह विधानात्मक या आज्ञार्थक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है ना। यह सबसे लंबा विराम है, यानी सबसे लंबी यह विराम चिन्ह है। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने का बोध कराता है। यह प्रत्येक प्रकार के वाक्य के अंत में लगाया जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह को से हमें क्या बोध होता है? इससे हमें यह बोध होता है कि यह हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया है, इस वजह से हम पूर्ण विराम लगाते हैं। ओके बेटा, देखो जैसे एग्जाम्पल दिया है, कवि ने भारत देश का गुणगान किया है के बाद हमें पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है, या इसका मतलब है कि यह वाक्य कंप्लीट हो गया है, यानी पूरा हो चुका है। ओके बेटा। यस यस। यस मिस। अल्प विराम, इसका प्रयोग एक ही जाति या अर्थ के अनेक राष्ट्र या वाक्यांश देखने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सबसे कम समय के लिए रुकने के लिए होता है। वाक्य में दो से अधिक शब्द, वाक्यांश और उपवाक्य के बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, जैसे मुझे 2-3 नाम बोलने हैं या 2-4 शब्दों का नाम लिखने, तो मैं बोलूंगी भिंडी कॉमा गोभी कॉमा ककड़ी कॉमा, जो भी है। हाँ, तो देखो यहाँ दिया है एग्जाम्पल, जैसे राम कॉमा रवि कॉमा और रहीम विद्यालय गए, है ना। यानी 2-4 लोगों को या 2-4 बातों को अगर मुझे बताना है, तो अल्प विराम का प्रयोग हमें करना है। ओके, अभी उसके बाद है हमारा थर्ड वन, अर्ध विराम चिन्ह। यदि 2 या अधिक स्वतंत्र वाक्यांश हो तो उनको अलग करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि माँ की तबीयत खराब है, यानी 2 या 2 से अधिक वाक्यों को अलग करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना। देखो, अभी तक मैं सहता गया पर झूठ आरोप नहीं सह कर सकता, है ना। यानी 2 स्वतंत्र अलग वाक्यों को अलग करने के लिए या अलग तरीके से बताने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक में क्या है? सभी प्रश्न सूचक वाक्यों में अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। किसी को भी अगर आप कोई प्रश्न पूछते हो, तो प्रश्न पूछने के बाद अंत में यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे? क्वेश्चन मार्क। आप इतने दिनों तक कहाँ थे? क्वेश्चन मार्क। आप क्या 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 कर रहे हो? या क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? यानी कहने का मतलब है कि ये प्रश्न सूचक शब्द मालूम है ना आपको, जैसे क्या, किसको, कौन, किसने, ये सब क्या है? हमारे प्रश्न सूचक शब्द है। ये सारे शब्द का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, बराबर। तो प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह का प्रयोग तभी किया जाता है। सभी प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। समझ रहे हो बच्चों? यस यस मिस। यस हाँ, अभी यहाँ देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह। अभी यह चिन्ह आपको मालूम होगा,
विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? जिन शब्दों से, जो भी शब्द का प्रयोग होता है, जैसे हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि के जो भाव दर्शाए जाते हैं, मानो मन के विविध भावों को सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमारे मन के अंदर जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, वो सभी भाव को अगर हमें व्यक्त करना है या सूचित करना है, तो उसके लिए हमें इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। एक मिनट है बेटा। ये देखो, जैसे अरे तुम इतने देर तक कहाँ से आए, तुम इतने देर से कहाँ थे, तुम इतनी देर से कहाँ थे, है ना। ओहो, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। तो देखो, ये कैसे हमारे मन के भाव को व्यक्त करने वाला एक चिन्ह है। ओके, उसके बाद है एक हरा अवतरण चिन्ह, जिसे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के महत्व को बताने के लिए हमें इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कोई कहानी का शीर्षक बताना है, किसी का नाम बताना है, उपनाम बताना है आदि को दर्शाने के लिए हमें इन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे बच्चन हिंदी साहित्य के महान कवि थे। अभी बच्चन शब्द क्या है, एक विशेष नाम है, तो उसे बताने के लिए हम सिंगल इनवर्टेड कॉमा यानी एक हरा अवतरण चिन्ह से बताने का प्रयास किया है। दिख रहा है बेटा आप लोगों को? यस मिस। मिस। हाँ, यस यस। यस अभी देखिए, हाँ, अभी उसी की तरह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की तरह आता है डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी दोहरा अवतरण चिन्ह। ओके, वाक्य में कहे गए शब्द अथवा वाक्यों को जो का त्यों उद्धृत करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे देखो, बापू बोले तुम्हारी बात ठीक है ना। यानी जो के तो वाक्य लिखने को या फिर उस वाक्य को बोलते हैं ना, ध्यान केंद्रित करने के लिए या रेखांकित करने के लिए उसका प्रयोग किया। जैसे रमजानी बोली लक्ष्मी ने दूध नहीं दिया, है ना, हाईलाइट करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, हाईलाइट करना, यानी उसी वाक्य पर हम ज्यादातर ध्यान केंद्रित करते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह बोले तो दो या दो से अधिक शब्दों को के योग से जब कोई पद बनता है, उसके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। रैमिंग वर्ड्स है, या फिर जैसे देखो अलग अलग लगा अपने आप 30-40, वैसे बीच में जो चिन्ह लगा है उसे क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। ज्यादातर रैमिंग वर्ड्स में इन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद है हमारा निर्देशक चिन्ह। संवाद बोलने वाले के नाम के बाद व्याख्या स्पष्ट करते समय, उदाहरण देते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो, जैसे दिया है, चिन्ह दिया है और कहा है जहाँ इसकी किस्मत। जब करामत अली लक्ष्मी को सवेरे कहीं लेकर जाता है, तब उसे कौन पूछता है, रमजानी पूछती है ना, कहाँ ले जा रहे हो लक्ष्मी को। तब करामत अली उत्तर देता है, करामत अली ने कहा, फिर निर्देशक चिन्ह धन अवतरण डबल अवतरण चिन्ह में जहाँ इसकी किस्मत, है ना, वैसे। अभी उसके बाद है संक्षेप सूचक यानी संकेत सूचक, जिसे लाघव चिन्ह भी कहा जाता है। सिर्फ डॉट शब्द का संक्षेप रूप बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। जैसे देखो, शब्दकोश में, संज्ञा में, विशेषण में। विशेषण तो सिर्फ भी लिखा और डॉट दिया तो विशेषण, संज्ञा के ऊपर डॉट दिया संज्ञा। वैसे देखो यहाँ दिया है, जैसे अगर हमें डॉक्टर लिखना है तो हम पूरा डॉक्टर नहीं लिखते, सिर्फ डॉ लिखता है और एक लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो लो, जैसे MLLBA है ना, यानी शॉर्ट फॉर्म बताने के लिए कोई भी शब्द का अगर शॉर्ट फॉर्म बताना है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद है हमारा विवरण चिन्ह।
विवरण चिन्ह में किसी बात को नीचे निर्देशित करने के लिए अथवा किसी चीज का विवरण देने के लिए बात को प्रारंभ स्टार्ट करने से पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बराबर। देखो जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, देन उसके बाद हम विवरण चिन्ह लगाते हैं और फिर उसके प्रकार लिखते हैं। वैसे अगर किसी के प्रकार दर्शाने हैं वगैरह तब इन चिन्हों का प्रयोग किया, जैसे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, देन विवरण चिन्ह डालते हैं हम वैसे। अभी उसके बाद है हमारा कोष्टक चिन्ह। वाक्य में क्रम सूचक अक्षरों अथवा अंकों के साथ समानार्थी शब्द या वाक्यांशों के साथ हाव भाव सूचित करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे गांव में एक निर्धन, यानी निर्धन का मतलब है कंगाल, अगर ऐसा कुछ हमें दर्शाना है तो हम इन कोष्टक का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे मुझे रोटी के ट्रांसलेशन में खाना बनाना सिखाया गया, कहने का मतलब है कि कोई भी बात को अगर हाईलाइट करना है तो हम कोष्टक रखते हैं, ब्रैकेट्स, इसे हम ब्रैकेट्स भी कहते हैं। तो उसमें जैसे इसमें 2 तरह के कोष्टक होते हैं, अर्ध कोष्टक आधा और दीर्घ यानी बड़ा, 2 तरह के कोष्टक पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा अपूर्ण सूचक। अपूर्ण यानी कोई बात आधी अधूरी लिखनी छोड़ देते हैं या लिखनी रह जाती है। जैसे देखो किसी लेख में से जब कोई अंश छोड़ दिया जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तुम समझे हो कि यह बालक, फिर आगे कुछ नहीं लिखा, यानी वो आधी बात हमने छोड़ दी। ओके, उसके बाद है समाप्ति सूचक। हेलो बेटा, समझ रहे हो ना? यस मिस। Yes. ओके ओके बेटा, ओके ओके ओके। अभी देखिए समाप्ति सूचक का देखो, हाँ, जैसे कोई लेख, कहानी आदि पुस्तक की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी आपने कोई लेख लिखा है, कविता लिखी है, कहानी लिखी है और वह लिखकर पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस तरह राजा और रानी खुशी से रहने लगे, यानी इसका मतलब है यहाँ हमारी कहानी का अंत हो गया, समाप्त हो गई, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद है हमारा स्थान सूचक। स्थान सूचक बोले तो यह चिन्ह सूचियों में खाली रिक्त स्थान को भरने के लिए, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो जयशंकर प्रसाद जी की कविता डैश डैश, कौन सी? भारत महिमा। हाँ, यस। अभी देखिए त्रुटि चिन्ह। लिखते समय अगर कोई शब्द छूट जाता है तो उसे यह चिन्ह डालकर हम वापस लिख सकते हैं। जैसे देखो रहमान ने लक्ष्मी की पर 4 डंडे बरसाए, पर हमारा पीठ लिखना रह गया था, तो फिर मैंने His voice is breaking. Voice is breaking. His voice is break. मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। डाला और लिखा पीठ पर, Ma'am, voice is ने breaking. लक्ष्मी की। Ma'am, your voice is breaking. हाँ, हेलो, हाँ थोड़ा हाँ बेटा, अभी आ रहा है? ब्रेक हो रहा नहीं, हाँ आप, ब्लर आ रहा है हाँ थोड़ा। हाँ, आपका भी मुझे क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है, आपका भी ब्रेक हो रहा है बेटा, थोड़ा वो नेटवर्क इश्यू रहेगा इसलिए वजह से। ओके, चलिए। रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। रहमान ने लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। उसके बाद है हमारा उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह कब आता है? निम्नलिखित वाक्यों के चिन्ह पहचानिए। यहाँ पर उपविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे संवाद लेखन, एकांकी, है ना, नाटक के वक्ता का नाम बाद में आता है वैसे। तब जैसे देखो भ्रष्टाचार,
फिर आया उपविराम, एक समस्या। इस तरह के बातों में उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और प्रतिशत चिन्ह बोले तो ये, जैसे हम बैंक में पैसे वगैरह लेते हैं ना, ओनली 1000 वगैरह ऐसे लिखते हैं, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके बेटा, समझा विराम चिन्ह? Yes. Yes, miss. Yes. Yes, miss. अभी देखिए यहाँ शब्द भेद। अभी शब्द भेद किसे कहते हैं वो देख लीजिए। वर्णों के ऐसे समूह सार्थक जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं, बराबर। वर्णों का एक समूह, वर्ण, वर्ण बोले तो जैसे एक एक शब्द वर्ण है, पर वो सभी शब्दों को अगर हम इकट्ठा करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं सब, तब उसका शब्द बनता है। जैसे देखो, क प्लस म प्लस ल, इसका शब्द क्या बना? कमल। यह शब्द है ना, इसका अर्थ होता है, कमल का मतलब क्या है? लोटस, बराबर। Yes, miss. हाँ, तो इसे हम शब्द कह सकते हैं, क्योंकि इसका अर्थ बनता है ना, शब्द बना नहीं है। Yes. ओके, अभी दूसरा देखिए, म प्लस क प्लस ल, मकल। मकल ये शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई है मीनिंग इसका नहीं है, नहीं। बराबर। हाँ हाँ, नहीं। तो अभी तो इसे शब्द के नहीं कहा जा सकता। वैसे यहाँ नीचे देखो, शब्द के दो प्रकार है, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द को सवयव कहते हैं, अविकारी शब्द को अवयव कहते हैं। हम अवयव पढ़ चुके हैं ना, वैसे अभी देखिए विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन व कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, बराबर। विकारी शब्द किसे कहते हैं हम? कि जिन शब्दों के रूप, जैसे लिंग, वचन, कारक कारक के आधार पर अगर परिवर्तन होता है, जैसे देखो लड़का, लड़के, लड़कियां आदि, तुम, तुम्हारा, तुम वगैरह, ऐसे अगर परिवर्तन होता है तो ये सब क्या है? विकारी शब्द है, बराबर। और अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, जिन शब्दों के जैसे लिंग हो, वचन हो, कारक कोई भी हो, पर परिवर्तन नहीं होता है। जैसे धीरे धीरे में कोई परिवर्तन हो सकता है? नहीं। अभी में कोई परिवर्तन हो सकता है? नहीं। जब तक, कभी कभी, इन सारे शब्दों में कोई भी परिवर्तन होता नहीं है, तो ये सब क्या है? अविकारी शब्द है। ओके, हाँ। ओके, अभी देखो यहाँ शब्द भेद, ये क्या है? शब्द भेद। शब्द भेद में पहला हम विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी। अभी विकारी शब्द में क्या क्या बातें आती देखिए, संज्ञा आता है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या है? विकारी शब्द, क्योंकि ये सभी में परिवर्तन है। अविकारी शब्द में क्या आता है? सिर्फ अवयव। हाँ, अवयव। अवयव कौन सा? क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और विस्मयादि बोधक अवयव। हाँ, यस, इन अवयव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके बेटा, समझा? Yes. Yes. Yes, miss. Yes, miss. Yes. चलिए, तो अभी शब्द भेद का पहला जो हमारा है वो है संज्ञा। संज्ञा यानी नाउन। ओके, अभी संज्ञा किसे कहते हैं? आपको एक बात क्लियर कर दूं बेटा, एग्जाम में संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की डेफिनेशन या परिभाषा ऐसा कुछ भी आता नहीं है। केवल नीचे दिए गए वाक्यों में से आपको संज्ञा पहचाननी आती है। समझ में आया? और उसमें भी आपको संज्ञा में कैसा
ये संज्ञा जातिवाचक है या द्रव्यवाचक है या समूह, ऐसा नहीं, सिर्फ आप पहचान लोगों की ये संज्ञा है तो भी आपको पूरा 1 अंक मिल जाता है। मैं आगे बताऊंगी क्या क्या मैं कहना चाह रही हूँ वो। अभी पहले फिलहाल देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। देखो संज्ञा का अर्थ है नाम, है ना। संज्ञा का अर्थ है नाम। संसार में प्रत्येक वस्तु को जिस नाम से पहचानते हैं वही उसकी संज्ञा होती है ना। हर एक संसार में हर एक चीज को नाम है। फैन, लाइट, बिस्तर, बैग, लड़का, लड़की, सब, यानी संसार में प्रत्येक वस्तु को जिस नाम से पहचानते हैं वही उसकी संज्ञा होती है। तो यहाँ संज्ञा के बिना हम अपने दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर किसी चीज का नाम ही नहीं होता तो अपने रोजिंदा जीवन, दैनिक जीवन में हम अपनी भाषा का प्रयोग ही नहीं कर सकते, बराबर कि नहीं। आप हर एक व्यक्ति को किस नाम से पुकारोगे, अगर उसका कोई नाम ही नहीं है तो आप भाषा का प्रयोग किस तरह करोगे। इसलिए भाषा का प्रयोग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है संज्ञा यानी नाम। ओके, नाम। हाँ अभी देखिए, अभी सब सर्वप्रथम संज्ञा किसे कहते हैं यानी परिभाषा। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, जाति, अवस्था का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी शब्द, जिस शब्द से आप किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, कोई स्थान, किसी भाव, किसी के गुण, कोई जाति, अवस्था का अगर बोध होता है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। ओके, अभी यहाँ देखिए, अभी यहाँ देखो संज्ञा के भेद, कितने भेद है यहाँ? 5 है ना। सर्वप्रथम भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। अभी यहाँ जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, और अंत में है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक। हाँ, तो अभी देखिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोले तो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। हाँ हाँ, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, हाँ, व्यक्ति या स्थान वस्तु, के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक, कहते हैं। हाँ, जैसे देखो यहाँ दिया है मैंने, जैसे देखो व्यक्तियों का नाम, तो जैसे राम है, रमेश है, सीता है, गीता है, जो भी है, बराबर। फिर बड़े बड़े जो नगर होते हैं जैसे मुंबई, राजस्थान, दिल्ली, मद्रास, वैसे बड़े बड़े देश, भारत, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह। जैसे बड़े बड़े त्योहार, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, तो ऐसे बड़े बड़े जो आते हैं त्योहार, देश, नगर, व्यक्ति, तो वहां हम क्या कह सकते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, अभी देखो दूसरी है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जाति बोले तो कॉमन नाउन। ओके, तो जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति के स्थान का बोध न होकर समस्त जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी देखो जातिवाचक बोले, जैसे मैं बोलूंगी राजेश एक लड़का है, राजेश लड़का, तो राजेश क्या हुआ? नाम आया तो व्यक्तिवाचक, पर लड़का बोले तो क्या है? उसकी जाति आ गई। लड़का क्या है बोले तो उसकी जाति आ गई, है ना। अभी मैं बोलूंगी गुलाब, गुलाब बोलूंगी तो वो क्या हुआ? व्यक्तिवाचक। पर मैं बोली फूल, 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 तो मैं क्या, वो क्या बोल? जातिवाचक। यस, हाँ। अभी मैं बोलूंगी मेरा नाम सुनीता है तो क्या आएगा? व्यक्तिवाचक। और वही मैं बोलूंगी मैं एक स्त्री, हाँ, तो स्त्री क्या आएगी? मेरी जातिवाचक। यस यस, तो वही बात है। तो देखो यहाँ जैसे प्राणी में बोले तो मछली, चींटी, है ना, लड़की, पुरुष, स्त्री, हाथी, ये सब क्या है? जाति है। स्थान जैसे बोले तो बाजार, नगर, गली, देश, पहाड़, नदी, ये सब क्या है? जाति है। अभी जैसे मैं बोलूं बाजार जा रही हूँ तो जाति, पर मैं बोलूंगी कि मैं कोलसेवाड़ी के बाजार जा रही हूँ तो फिर वो जातिवाचक नहीं आएगा, है ना? हाँ, जैसे मैं बोलूंगी कि मैंने
पहाड़ देखा, पर पहाड़ बोला तो जाति, पर मैं बोलूंगी मैंने हाजी मलंग पहाड़ देखा, तो हाजी मलंग बोलूंगी तो बोलो क्या आ जाएगा? Yes. हाँ, अगर मैं बोलूंगी कि नदी, मैंने नदी देखी, तो वो क्या आएगा? जाति। अगर मैं जातिवाचक पर मैं बोलूंगी मैंने नर्मदा नदी देखी, तो फिर क्या आ जाएगा? हाँ, तो वही बात है। उसके बाद है हमारी वस्तु। वस्तु में जैसे मेज, पुस्तक, सब्जी, जूता, ये सब क्या है? उसकी जाति है। अभी इसके आगे देखिए। हाँ, अभी यहाँ देखिए, समूह व द्रव्य संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये दो संज्ञा भी किसी के अंतर्गत आती है, जातिवाचक। अभी समूहवाचक, समूह बोले तो कलेक्टिव नाउन, ओके। जैसे जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों का, वस्तुओं का, समूह का बोध होता, समूह यानी ग्रुप, इकट्ठा होना, एक दो नहीं, बहुत ज्यादा होना, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो मेला, मेले में एक दो लोग होते नहीं, बहुत ज्यादा होते हैं। सेना, बहुत सारे भारत लोग की सेना, हाँ हाँ, भारत की सेना, सेना में एक दो लोग होते नहीं, बहुत लोग होते हैं, है ना। फिर कक्षा, कक्षा में एक दो बच्चे पढ़ते हैं नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, है ना। हाँ, जैसे भीड़, कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी को कुछ लगा है, तो जहाँ भीड़ जमा होती है तो बहुत लोग होते हैं, है ना। गुच्छा, फूलों का गुच्छा, बुके बोलते हैं ना जिसे आप, उसमें एक फूल होता है नहीं, बहुत सारे फूल होते हैं। परिवार, परिवार बोले तो फैमिली, फैमिली में एक दो होते नहीं, दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी, भाई बहन, है ना, यानी पूरा समूह होता है पूरा। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? समूहवाचक संज्ञा आता है, ग्रुप। हाँ, उसके बाद है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। जिस संज्ञा शब्द से नापतोल या वजन का बोध हो या द्रव्य की संख्या की गिनती नहीं की जा सकती है, ऐसी संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। ज्यादातर आपको लिक्विड फॉर्म में याद रखना है, जैसे दूध, पानी, सोना, चांदी, शक्कर। शक्कर की काउंटिंग कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, है ना। और लिक्विड फॉर्म, हाँ, चावल, पानी, गेहूं, हाँ हाँ हाँ, जो काउंट नहीं कर सकते ज्यादा, उसे को हम द्रव्यवाचक। द्रव्य बोले तो लिक्विड फॉर्म, इतना याद रखो, द्रव्य बोले तो लिक्विड फॉर्म, जिसमें दूध, पानी, सोना वगैरह सब आता है, ओके। उसके बाद है हमारी अंतिम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बोले तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, दशा, भाव, अवस्था तथा स्वभाव का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो यहाँ दिया है मैंने, जैसे मीठापन, बुढ़ापा, ईमानदारी, बचपन, कड़वा, ये सारे क्या है? भाव है। जैसे गुणों का नाम, जैसे हमें गुण होता है, नम्रता का गुण, कठोरता, भलाई, बुराई, अच्छाई, कोमलता, ये सारे क्या है? गुण है। उसके बाद दशा का नाम, दशा जैसे बुढ़ापा, बचपन, बाल्यावस्था, ये सब क्या है? सुख, दरिद्रता, गुलामी, ये सब क्या है? दशा है। मनोभाव, भाव, भाव जैसे हमारे मन के अंदर जो भाव होते हैं ना, घृणा यानी नफरत, प्रेम, दया, ईर्ष्या, क्रोध, उदारता, करुणा, ये सारे हमारे क्या है? मन के भाव है। तो ये सारे किस में आता है? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा में। मैंने आपको पहले बताया था कि आप संज्ञा के प्रकार को किस तरह याद रखोगे, बताया था ना बच्चों, मैंने, याद है कि आप लोगों को? चलो मैं वापस एक बार बता देती हूँ कि मैंने आपको किस तरह संज्ञा के प्रकारों को याद रखने को कहा। तो जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, समझो, ओके। तो मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरी जाति है, मैं व्यक्ति हूँ, व्यक्ति यानी मेरा नाम है, बराबर, सुनीता। मेरी जाति है, मैं स्त्री हूँ, जाति है। मुझ में भाव है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे दया आती है, ओके। मैं एक परिवार में रहती हूँ, द्रव्यवाचक, सॉरी, समूहवाचक। और मैं पानी पीती हूँ यानी द्रव्यवाचक। आगे पांचों प्रकार, मैं व्यक्ति हूँ, मेरी जाति है, मुझ में भाव है, मैं परिवार में रहती हूँ, फैमिली में रहती हूँ, और मैं पानी पीती हूँ।
तो मैं व्यक्तिवाचक, मैं जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। समझा अभी 5 प्रकार? Yes, miss. Yes, Miss. हाँ। मैं व्यक्ति हूँ, मेरी जाति है, मुझ में भाव है, हाँ, मैं फैमिली में रहती हूँ, परिवार में, समूहवाचक। Yes. मैं पानी पीती हूँ, लिक्विड फॉर्म, तो ये आ गया द्रव्यवाचक। तो इस तरह Yes. आपको याद रखना है। अभी देखिए नीचे कुछ शब्द दिए, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पहचान कर उनके भेद लिखिए। नीचे दिए गए वाक्य में संज्ञा शब्द दिए हैं, उन्हें पहचानना है और उसके भेद लिखना है। देखो, मेरे देश का नाम भारत है। देश और भारतवर्ष क्या आएगा? देश जातिवाचक। और भारतवर्ष, भारतवर्ष व्यक्तिवाचक। भाववाचक। चलिए आगे देखिए। गाय का दूध मीठा होता है। गाय जातिवाचक। गाय हेलो, गाय जातिवाचक आएगा। जाति आएगा। गाय का नाम लिया मैंने, गाय का नाम लिखा, गंगा नहीं, गाय नहीं। या कामदेव गाय, से नहीं, तो सिर्फ जर्सी गाय बोला गाय तो कुछ गाय नहीं क्या लिखा। आएगा? हाँ। अगर मैं बोलती कि गाय का नाम क्या है हमारी? लक्ष्मी। लक्ष्मी का दूध मीठा है, अगर मैं ऐसा बोलती तो लक्ष्मी क्या आता? व्यक्तिवाचक। हाँ, पर मैंने यहाँ गाय बताया, सिर्फ गाय, तो गाय क्या आएगा? जातिवाचक। जातिवाचक। दूध क्या आएगा? दूध क्या है? द्रव्यवाचक। और मीठा, मीठा क्या आएगा? भाववाचक। भाववाचक। ओके, अभी यहाँ देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी। मैम, दिल्ली व्यक्तिवाचक। भारत जातिवाचक। मैम, क्या हुआ बोलो? एक ऐसा एक सेंटेंस दो ना जिसमें सभी संज्ञा के प्रकार हो, तो जिसे इजीली याद रख सकते हैं, सेंटेंस रखे वैसा। ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा ना बेटा, आपको सभी के नहीं। प्रकार आ सकते हैं। हाँ, हाँ वही, आप ऐसे सभी प्रकार मिला हुआ एक सेंटेंस आप बना के तो जिसे हम समझ लें वैसा। अभी देखो, अभी यहाँ एक मिनट, अभी देखो दूसरा सेंटेंस है ना, गाय का दूध मीठा होता है। अभी मैं बोलूंगी लक्ष्मी गाय, तो लक्ष्मी व्यक्ति आ गया, गाय जाति आ गया, बराबर? यस। हाँ, फिर मैं Yes. बोला दूध, हाँ, गाय का दूध, लक्ष्मी गाय का दूध मीठा होता है, वह परिवार के साथ रहती है। अगर ऐसा मैं बोल दूंगी तो आ गए ना सभी उसमें। यस। हाँ, लक्ष्मी आया व्यक्ति, गाय आया जाति, दूध आया द्रव्य, मीठा आया भाव, और परिवार आ गया समूह, है ना? हाँ, लक्ष्मी गाय का मीठा दूध घर की पूरी जरूरतें पूरी कर देता था। घर परिवार के नहीं तो परिवार के लोगों की जरूरत पूरी करता था। लक्ष्मी गाय का मीठा दूध, हेलो, लक्ष्मी गाय का मीठा दूध, यस। लक्ष्मी गाय का मीठा दूध परिवार की लोगों की जरूरत पूरा करता था। ऐसा लिखोगे तो भी पूरा 5 बात संज्ञा उसमें आ जाएगी, है ना? लक्ष्मी गाय का मीठा दूध परिवार की जरूरत पूरी करता था या करता है। आ गया सभी इसमें? हाँ मिस। हाँ हाँ, चलिए देन आगे देखो। गंगा भारत की पवित्र नदी है। गंगा व्यक्ति, व्यक्तिवाचक, भारत पवित्र भाववाचक, और नदी जातिवाचक। जातिवाचक। हाँ वही। भारत क्या है? आगरा का ताजमहल, भारत बेटा व्यक्ति, भारत है ना, देश नहीं बोला मैंने, भारत। राजधानी जातिवाचक आएगा क्योंकि सभी देश को राजधानी है ना। हाँ, राजधानी जाति आएगा। ओके ओके मैम। ओके, चलेगा, समझा? तो आपको केवल एग्जाम में 1 अंक के लिए संज्ञा ऊपर से क्वेश्चन आता है,
आपको सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस में से आपको सिर्फ संज्ञा पहचानना है। कोई भी संज्ञा पहचानो और सिर्फ संज्ञा लिखोगे तो भी आपको फुल 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसमें आपको वहां पर जाति, द्रव्य, समूह या भाव ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप लिखोगे कि यह शब्द संज्ञा है तो भी आपको फुल 1 मार्क्स मिल जाएगा। समझा बेटा? यस मैम। यस मिस। वहां पर आपको ये शब्द जातिवाचक है या ये शब्द समूहवाचक है या द्रव्यवाचक है या भाववाचक है, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको यह शब्द संज्ञा है पहचान लिया और लिख दिया कि संज्ञा, बस इतना लिखोगे तो भी आपको फुल 1 मार्क्स मिल जाएगा। समझा बेटा? हाँ मिस। यस मिस। Yes, miss. यस। ओके, तो आज मैंने आपको विराम चिन्ह बता दिए, देन आपको संज्ञा टॉपिक पढ़ा दिया। आप अभी होमवर्क में मैंने इसका पीडीएफ आपको भेजा है, तो 1 टाइम आपको ये अपने एक नोटबुक में लिखना है। समझा बेटा? Yes, miss. यस। ओके, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे सर्वनाम। ओके यस क्या मिस? यस मिस। ओके, तो फिर अभी यहाँ मैं लेक्चर स्टॉप करती हूँ। ओके बेटा? ओके मिस। Okay. थैंक यू मिस। थैंक ओके यू बेटा। थैंक यू। हाँ, जो ग्रामर बताया मैंने हेलो बेटा, जो ग्रामर मैंने आपको बताया विराम चिन्ह और संज्ञा, उसमें किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आ गया है? यस Yes, मैम। यस यस। मिस। ओके, तो मैंने आपको केशव सर के थ्रू पीडीएफ जो भेजा है उसको देखिए और विराम चिन्ह और संज्ञा आपको अपने नोटबुक में कॉपी करना है। यही आपका आज का होमवर्क है। ओके बेटा? यस मिस। यस। और और पढ़कर कॉपी करो, सिर्फ लिख मत, से ध्यान से लिखो। ओके, पढ़कर लिखो। थैंक यू मिस। ओके बेटा, ओके। बाय मैम। हाँ वैष्णवी, सबको समझ में आ गया? देविका, प्रॉब्लम कोई? ममता? नो ममता मिस। ओके, ममता भाग गए सब। हितेश, निवेदन समझ में आया क्या? यस मिस। संज्ञा के 5 प्रकार समझ में आए ना? यस मैम। यस। यस अभिषेक, मिस। यस आपको मिस। समझ में आया? आरुषि? मिस। यस मिस। ओके ओके, मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरी जाति है, मुझ में भाव है, मैं परिवार में रहती हूँ और मैं पानी पीती हूँ। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, देन लास्ट वन द्रव्यवाचक। ओके बेटा, समझा ना इतना? यस। यस। यस मिस। अभिषेक, आपकी आंखें कुछ ज्यादा ही बड़ी हो रही, शायद आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आया है ना? चलिए, ओके, बाय बेटा, टेक केयर। चलिए, बाय वन मैम। टाइम बाय मैंने मैम। मिस। थैंक यू मिस। बाय मिस। थैंक यू। हाँ, जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसे आपको लिखना है। उसमें मैंने विराम चिन्ह और जो दिया है वो आपको लिखना है। आज मैंने संज्ञा टॉपिक पढ़ाया, देन नेक्स्ट टाइम हम सर्वनाम और विशेषण देख लेंगे। ओके बेटा? अनगा, समझ में आया ना बेटा? हाँ मिस। ओके ओके, चलिए, बाय, टेक केयर।